डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं टीचिंग मेथड्स और टीचिंग मेथड्स में आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो टॉपिक है यहाँ से भी हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, मैंने कई बार जब पेपर देखा है, जैसे 2011 का आरटेट का हुआ है, 2012 में आरटेट हुआ है, 2016 में रिट और 2018 में जो रिट का एग्जाम हुआ है, तो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में जहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के रूप में है, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल 2 है, तो यहाँ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जानना बहुत इजी है। यह टॉपिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो 4 एस्पेक्ट होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 एस्पेक्ट होते हैं। 4 एस्पेक्ट में बहुत इजी है। पहला है सिमेंटिक, सेकंड है फनेटिक, थर्ड है ग्राफिक, फोर्थ है फोनिक कम ग्राफिक। तो पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 4 एस्पेक्ट्स। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सिमेंटिक, दूसरा होता है फनेटिक, तीसरा होता है ग्राफिक, चौथा होता है फनेटिक कम ग्राफिक। ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक में से जो बनता है वो ये बनता है कि जो ये सिमेंटिक होता है ना, तो सिमेंटिक किससे रिलेटेड होता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिमेंटिक मीनिंग से रिलेटेड होता है, जबकि सिंटेक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। तो इट इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग। सीधा सा प्रश्न आ सकता है कि सिमेंटिक किससे रिलेटेड है? अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग से। और फनेटिक किससे रिलेटेड है? इट डील्स विद साउंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो ये फनेटिक का टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, तो ध्यान देना बहुत इजी है। और तीसरा जो है वो है ग्राफिक, और ये किससे रिलेटेड होता है? राइटिंग से। और चौथा जो है हमारा फोनिक कम ग्राफिक, तो ये ध्यान देना दोस्तों कि रीडिंग और राइटिंग दोनों से रिलेटेड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 या 4 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला, इंग्लिश लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? सिमेंटिक, फनेटिक, ग्राफिक, फोनिक कम ग्राफिक। कौन सा किससे रिलेटेड होता है? मैच करवाने वाला प्रश्न आ सकता है। तो सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग से, फनेटिक में साउंड, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, ग्राफिक में राइटिंग एंड फोनिक कम ग्राफिक में रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहाँ से जो हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, जो हम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ते हैं, LSRW, तो वो जो चारों ऑब्जेक्टिव्स निकल करके आते हैं, वो चारों ऑब्जेक्टिव्स इन चारों एस्पेक्ट से निकल करके आते हैं। चलो हम उनके चारों के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, जो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 4 एस्पेक्ट्स जो अभी हमने पढ़े थे, ये जो 4 एस्पेक्ट्स हैं, इनको अगर हम पढ़ें तो दीज 4 aspects of English language indicate 4 objectives। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो 4 एस्पेक्ट आपने पढ़े थे, दीज 4 एस्पेक्ट्स, सिमेंटिक, फोनेटिक, ग्राफिक एंड फोनिक कम ग्राफिक, उन चारों से 4 ऑब्जेक्टिव्स निकल करके आते हैं, तो जिनका ऑर्डर हमेशा फेमसली नोन है LSRW। L for listening, L for listening, S for speaking, R for reading and W for writing। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इजी क्वेश्चन आता है कि इनका एक सीक्वेंस होता है, तो हमेशा LSRW के रूप में ही यह जाना जाता है। तो इसे इजीली याद कर सकते हैं। ये चारों कहाँ से आते हैं? ये चारों 4 एस्पेक्ट से निकल करके आते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन जाता है, जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। जो अभी तक नहीं आया है वो ये है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिस्टर J.A. ब्राइट। क्या नाम है? J.A. ब्राइट। और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है
मारिया मोंटेसरी। ये दोनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इस ऑर्डर में चेंज किया, परिवर्तन किया। इस ऑर्डर को चेंज करने वाले दो व्यक्तियों के नाम है J.A. ब्राइट एंड मारिया मोंटेसरी। इन्होंने क्या किया, LSRW की जगह LSWR कर दिया। इट मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखने की है कि LSRW का सीक्वेंस या ऑर्डर किन्होंने चेंज किया, तो J.A. ब्राइट एंड मारिया मोंटेसरी का। मारिया मोंटेसरी का नाम आपको कई सारे नोट्स में, गाइड में मिल जाएगा, लेकिन J.A. ब्राइट का नाम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, एक J.K. डेविस के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका प्रॉपर सीक्वेंस हर एग्जाम में पूछा जाता है, एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आने वाला एग्जाम है जिसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है LSRW, इनका सीक्वेंस किसने चेंज किया। तो ध्यान देना, इनका सीक्वेंस चेंज करने वाले व्यक्ति थे J.A. ब्राइट एंड मारिया मोंटेसरी। इन्होंने रीडिंग की जगह राइटिंग और राइटिंग की जगह रीडिंग को दे दी। दोस्तों अभी हमने जाना था कि 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या हैं, एंड इन 4 एस्पेक्ट्स से जो 4 LSRW ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं वो क्या हैं, और इसके बाद में इन्हीं 4 LSRW से हम कमांड की बात करते हैं। जो लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड होती है दोस्तों, कमांड 2 प्रकार की होती है। एक पैसिव कमांड होती है, एक एक्टिव कमांड होती है। जैसा कि आप जानते हैं 2 शब्द पैसिव और एक्टिव। एक्टिव का मतलब सक्रिय होना और पैसिव का मतलब निष्क्रिय होना। सीधी सी बात, इन LSRW में से 2 ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि स्टूडेंट को पैसिव बनाते हैं। पैसिव का मतलब है कि बालक को निष्क्रिय बना देते हैं, और 2 ऐसे हैं कि उससे बालक एक्टिव रहता है, जिससे उसमें जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है उसमें और ज़्यादा इन्हेंसमेंट होता है। दोस्तों जो पैसिव कमांड होती है, पैसिव कमांड के कुछ नाम भी हैं। हमारे एग्जाम में यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको इनको याद करना नहीं भूलना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ पैसिव कमांड की। पैसिव कमांड का मतलब है, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। इस वाली लर्निंग में बालक क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, बालक थोड़ा कम सीखता है। दोस्तों इस पैसिव कमांड को रिसेप्टिव प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। रिसेप्टिव प्रोसेस, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जो पैसिव कमांड होती है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है दोस्तों रिसेप्टिव प्रोसेस। रिसेप्टिव प्रोसेस जो होती है दोस्तों, इसमें रिसेप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना। मतलब जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो बालक क्या कर रहा है, सुनता है, ठीक है, या रीड करता है। तो रीड करने का काम भी किससे होता है, बुक। अगर बुक नहीं होगी तो रीड नहीं करेगा, सुनाने वाला नहीं होगा तो वो लिसनिंग नहीं करेगा। तो दोस्तों पैसिव कमांड का दूसरा नाम है रिसेप्टिव प्रोसेस। इसका एक और नाम है दोस्तों, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव स्किल्स। रिप्रोडक्टिव स्किल्स तो इंपॉर्टेंट है, याद करने योग्य है। LSRW में से पैसिव कमांड के अंतर्गत कौन कौन से स्किल आते हैं, तो वो आते हैं लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करते हैं सेकंड कमांड, जिसका बोलते हैं एक्टिव कमांड। इसका मतलब है सक्रिय। इसकी लर्निंग में बालक हमेशा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। इसका दूसरा नाम है क्रिएटिव प्रोसेस। इसका दूसरा नाम है क्रिएटिव प्रोसेस, हमेशा बालक को क्रिएटिव बनाने में योगदान देती है। इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। क्या नाम होता है दोस्तों, प्रोडक्टिव स्किल्स। ये प्रोडक्टिव स्किल्स जो होते हैं, इसमें 2 प्रकार के स्किल्स शामिल है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग राइटिंग में बालक स्वयं इन्वॉल्व रहता है दोस्तों। कैसे, अगर बालक बोलता रहेगा तो वो पैसिव नहीं होगा, कुछ न कुछ सुनाता रहेगा तो वो पैसिव नहीं होगा, उसका माइंड एक्टिव रहेगा। राइटिंग में भी यही होता है दोस्तों, जब बालक स्वयं राइटिंग करता रहता है, लिखता रहता है तो उसका माइंड लगा हुआ रहता है। आप जब भी आपको कहते हैं कि यार आपको नींद आ रही है, तो रीडिंग करते करते नींद आने लग जाती है, तो हम कहते हैं कि लिखने का काम करने लग जाओ दोस्तों। लिखने का काम करने से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो पैसिव नहीं बनता है, स्लिपी नहीं होता है। तो ध्यान देना दोस्तों,
कमांड ओवर लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, पैसिव कमांड एंड एक्टिव कमांड। पैसिव कमांड को रिसेप्टिव प्रोसेस एंड रिप्रोडक्टिव स्किल्स भी कहा जाता है, वहीं एक्टिव कमांड को क्रिएटिव प्रोसेस एंड प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहा जाता है। दोस्तों, जब हम इन 4 स्किल्स की LSRW की बात करते हैं तो लिसनिंग एंड रीडिंग को हम पैसिव कमांड में सम्मिलित करते हैं, जबकि स्पीकिंग एंड राइटिंग को हम एक्टिव कमांड में सम्मिलित करते हैं। दोस्तों, इसके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, बिल्कुल भी इनको नॉर्मली नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यह आपको आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन सही करवा के देगा, तो इनको याद करना ना भूले। 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 4 स्किल्स या 4 ऑब्जेक्टिव्स जो एस्पेक्ट से निकल करके आते हैं LSRW, उनका सीक्वेंस किन्होंने चेंज किया, एंड ये जो कमांड ओवर लैंग्वेज है, इन चारों बात दोनों को, पैसिव कमांड एंड एक्टिव, जिसमें चारों स्किल को डिवाइड किया गया है। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स या फिर यूं कहें स्किल्स, जो कि एस्पेक्ट से निकल करके आते हैं, दोनों ही होते हैं 4, ये भी होते हैं 4। अब इनकी जो अगली स्टेप होती है, ये जो स्किल्स होते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको कितने डोमेन्स में डिवाइड किया गया है, इनकी टेक्सोनॉमी में कितने भागों में इसे बांटा गया है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है डोमेन्स कहिए या फिर टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का हिंदी अर्थ से वर्गीकरण होता है दोस्तों। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एजुकेशनल LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसे हम 4 स्किल्स भी कहते हैं, उनको हम किस प्रकार से डोमेन्स में डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ा नाम हमारे सामने यहाँ पर आता है, जिसका नाम है ब्लूम। ये जो ब्लूम महोदय है, इनके अनुसार 3 डोमेन्स में इन ऑब्जेक्टिव्स को प्रेजेंट किया गया है। कितने डोमेन्स में? 3 डोमेन्स में। कौन कौन से डोमेन्स होते हैं दोस्तों? एक तो होता है कॉग्निटिव डोमेन, देन होता है अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। डोमेन को यहां पर समझ लीजिए पक्ष। कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञानात्मक। ध्यान देना, पहला जो पक्ष होगा ऑब्जेक्टिव्स का, वो होगा ज्ञानात्मक पक्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। फिर जो सेकंड होता है, उसे हम बोलते हैं प्रभावात्मक डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। ओके, प्रभावात्मक। और जो थर्ड डोमेन होता है, जिसे हम बोलते हैं साइकोमोटर, या यूं कहें कि गत्यात्मक पक्ष। तो दोस्तों, ये 3 डोमेन्स हमें ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इन 3 डोमेन्स के अंदर सीक्वेंस वाइज किस प्रकार से हमें प्लानिंग करनी होती है, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमें सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके, उन्हीं चीजों को सीखते हैं। दोस्तों, जो 3 डोमेन्स हमने अभी पढ़े थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तो हम एक और स्टेप आगे यहाँ पर चल रहे हैं। वैसे मैं पहले बता देता हूँ, आपको 3 ही नाम याद रखने हैं अभी फिलहाल। क्या? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। यही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा डीप मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। मेरा फर्ज बनता है, ड्यूटी है कि मैं को और अच्छे से अच्छा कंटेंट्स अवेलेबल करूँ। तो वैसे अगर आप में एबिलिटी है कि आप याद कर सकते हो तो कीजिए, मेरी कोई तरफ मनाही नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो तो याद ना करें, क्योंकि रीट के एग्जाम में शायद ही पूछे, क्योंकि थोड़ा टॉप लेवल है। यहाँ जो सीक्वेंस मैंने बताई जिन शब्दों की क्रम वाइज, ऐसे ही इनको याद करना है। जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, इसके अंतर्गत सबसे पहले नॉलेज को रखा जाता है, देन कॉम्प्रिहेंशन को रखा जाता है, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये एज सीक्वेंस फॉलो की जाती है दोस्तों। तो एग्जाम में क्या है, जैसे यूजीसी नेट वगैरह के बड़े एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पर इनकी सीक्वेंस पूछ ली जाती है टीचिंग अप्रोच में, कि जो आप कॉग्निटिव पक्ष प्राप्त करना चाहते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स का, तो आपका जो प्रेजेंटेशन होगा सब्जेक्ट मैटर का, उसका सीक्वेंस किस तरीके से प्लान करोगे। पहले नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। वैसे ही जो अफेक्टिव डोमेन होता है, उसमें फर्स्ट रखा जाता है कैरेक्टराइजेशन को,
देन ऑर्गेनाइजेशन को, वैल्यूइंग को, रेस्पोंडिंग, रिसीविंग एंड एक्सपोजिशन। जो पक्ष होता है प्रभावात्मक, उसमें कैरेक्टराइजेशन सबसे पहले, सेकंड नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन, देन थर्ड नंबर पर वैल्यूइंग, फोर्थ नंबर पर रेस्पोंडिंग, फिफ्थ नंबर पर रिसीविंग एंड सिक्स्थ नंबर पर एक्सपोजिशन। दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारा साइकोमोटर वाला डोमेन होता है उसमें सबसे पहले नेचुरलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है, देन सेकंड आर्टिकुलेशन, प्रिसीजन, मैनिपुलेशन एंड इमिटेशन। इन पक्षों पर जोर दिया जाता है और इनकी सीक्वेंस अप टू डाउन होती है, ध्यान देना, अप टू डाउन। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, जिसमें आपका जो एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो एस्पेक्ट्स से बनती हैं और जो डोमेन है उन स्किल से डिवाइड होते हैं। इन सभी को हमने अच्छी तरीके से समझा। जो ये लेक्चर में आपको पढ़ाया है अभी, इसमें से गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, सुनिए, समझिए। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरी तरफ से आप सभी को दुआएं हैं कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ले, गवर्नमेंट सर्विस में आ जाए और आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाइए। और एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। और आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो अंग्रेजी भाषा के क्या क्या सिद्धांत है, इन सबको यदि पढ़ना है आपको तो थोड़ा सा एक दिन का वेट करना होगा। उस वीडियो में आपको मिलेंगे प्रिंसिपल्स। और दोस्तों एक और बात, यदि आप लोगों को मेरे लिए बनाए गए जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, पसंद आ रहे हो, देखने में मजा आ रहा हो और आपको लग रहा है कि मेरे लिए उपयोगी है, तो दोस्तों इन वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और जहां तक हो सके पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल आइकन का बटन है नोटिफिकेशन के लिए उसको प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बस पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।